हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्वपरागण व परपरागण में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा परपरागण था, परपरागण के बारे में हमने पढ़ लिया है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परपरागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्वपरागण व परपरागण से कौन कौन से लाभ व हानियां होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर की, तो हमने आपको क्या बताया था कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो किसी एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, यानी केवल पौधा एक ही रहेगा, उस पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण जाकर के स्थानांतरित हो सकते हैं। यानी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है स्वपरागण की, वो केवल और केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होगी। तो पहला डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे कि यह क्रिया जो है एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। यह क्रिया आप देखेंगे, यह क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। यह क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। यह क्रिया एक ही पौधे के पुष्पों में होती है। ठीक है, तो पहला अंतर तो आप यही लिखेंगे कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है, यह क्रिया केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया आपको याद रखना है कि यह क्रिया केवल और केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। जबकि परपरागण की अगर हम बात करते हैं तो यह क्रिया आप देखेंगे अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। यह क्रिया अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। तो पहला अंतर काफी आसान है। सबसे पहले तो आपको यही कवर करना है कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, यह क्रिया केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, और परपरागण की प्रक्रिया में दो अलग अलग पौधे होते हैं और उनके पुष्पों के मध्य जो है परागण की प्रक्रिया होती है। चलिए दूसरा डिफरेंस आप लोग देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि आप देखेंगे कि इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, परपरागण की जो प्रक्रिया होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और स्वपरागण की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां पे आप लिखेंगे कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि अगर हम बात करते हैं परपरागण की प्रक्रिया में, तो इस प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, चाहे वो वायु हो या जल हो। तो आपको लिखना है यहां पे कि ये जो हमारा परपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आवश्यकता जो है, इसमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? आवश्यकता पड़ती है किसकी? माध्यम की। तो दो अंतर हमारे क्लियर हो गए। पहला यह है कि यह क्रिया जो है केवल एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, जबकि परपरागण की प्रक्रिया दो अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और परपरागण की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप क्या लिखेंगे कि जो हमारा स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, स्वपरागण की प्रक्रिया आप क्या देखेंगे कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें कम परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। कितने परागकणों की? कम परागकणों की। यह चीज आपको याद रखना है, कम परागकणों की आवश्यकता, क्योंकि यहां से परागकण को कहीं दूसरे पौधे तक तो जाना नहीं है, इसलिए परागकण कम मात्रा में रहेंगे, तब भी क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। तो यहां पे आपको याद रखना है कम परागकण की आवश्यकता पड़ती है, कम परागकण की आवश्यकता। और यदि हम परपरागण की बात करते हैं तो परपरागण में क्या होता है? एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक परागकण को जाना है, जिस कारण से कुछ परागकण क्या हो जाते हैं? रास्ते में ही इधर उधर क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि गुम जाते हैं। तो जिस कारण से ज्यादा मात्रा में परागकण की आवश्यकता पड़ती है। तो आप परपरागण में क्या देखेंगे? ज्यादा परागकण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
तो पर परागण की प्रक्रिया में आप देखेंगे ज्यादा परागकण की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा परागकण की आवश्यकता, इस क्रिया में ज्यादा परागकण की आवश्यकता पड़ती है। फिर चौथा डिफरेंस आप लोग क्या लिखेंगे कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया सरल व सहज होती है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। या इसके अलावा आपको ये भी पता है कि स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है इसमें हमने आपको क्या बताया था कि विकास की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो आप चौथा डिफरेंस छोटा सा ये भी लिख सकते हैं कि इसमें विकास की संभावना कम होती है। विकास की संभावना क्या होती है? विकास की संभावना कम होती है, विकास की संभावना कम होती है। जबकि पर परागण की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि ज्यादा विकास की संभावना होती है, क्योंकि आप देखेंगे एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलेंगे और दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, तो जिस कारण से यहां पे दो पौधे के पुष्प भाग लेते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे के पुष्प भाग लेते हैं, जिस कारण से आप लोग देखेंगे कि इनमें जो है विकास ज्यादा होता है, तो इनमें ज्यादा विकास की संभावना होती है। ठीक है, तो विकास की ज्यादा संभावना होती है। तो चार अंतर आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा विकास की संभावना, ये अंतर काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। स्वपरागण व परपरागण में अंतर जो है आपसे बनना चाहिए। और अगर आपने स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार कर लिया, तो स्वपरागण से कौन कौन सी हानियां व कौन कौन से लाभ होते हैं ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें ज्यादा विकास की संभावना होती है। इसके अलावा एक अंतर अगर आप और लिखना चाहें तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार से पुष्प को आकर्षक मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पर परागण के लिए पुष्पों का आकर्षक होना, मकरंद युक्त होना आदि ये सब चीजें क्या होती है? आवश्यक होती है। तो चार सिंपल डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, पर परागण की प्रक्रिया अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है पर परागण की प्रक्रिया में। फिर स्वपरागण की प्रक्रिया में आप देखेंगे कम परागकणों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि पर परागण की प्रक्रिया में ज्यादा परागकण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विकास की संभावना बहुत कम होती है और जबकि पर परागण की प्रक्रिया में विकास की संभावना ज्यादा होती है। एक अंतर आप लोग और लिख सकते हैं कि इसमें पुष्प का जो सुगंधित होना है, आकर्षक होना है, ये सब चीजें जरूरी नहीं होती है, जबकि पर परागण के लिए पुष्प का आकर्षक होना, सुंदर होना, मकरंद युक्त होना आदि आवश्यक होता है, तभी तो कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे और पर परागण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो ये काफी छोटा सा अंतर है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पर परागण है। पर परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी पर परागण के लिए हमने आपको बताया था कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो उस माध्यम के आधार पे पर परागण के कौन कौन से टाइप्स या प्रकार होते हैं ये चीज आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि वायु परागण। अगर मान लीजिए माध्यम क्या हो? वायु हो, मतलब वायु के माध्यम से अगर परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, मतलब वायु के माध्यम से अगर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायु परागण जो होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर वायु के द्वारा परागण होगा तो उसको हम वायु परागण बोलते हैं या हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल भी तैयार करना है तो मक्के के प्लांट में आप लोग देखेंगे, गन्ने के प्लांट में देखेंगे, बांस के प्लांट में, और जो घासें होती है, ग्रासेस होती है, इन सब के अंदर आपको वायु के माध्यम से ही परागण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यानी यहां पे जो पर परागण की प्रक्रिया होगी वो वायु के माध्यम से होती है। मक्के में हो गया, गन्ने में हो गया, बांस हो गया, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वायु परागण के। तो वायु परागण आप देखेंगे, वायु परागण क्या कहलाता है? एनिमोफिली कहलाता है। तो जब माध्यम हमारा वायु होता है, मतलब वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पराग कर जाएंगे, यानी परागण की प्रक्रिया अगर वायु के माध्यम से संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं वायु परागण या हम बोलते हैं एनिमोफिली। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे जल परागण। तो अगर मान लीजिए जल माध्यम हो जाए, जल के माध्यम से अगर मान लीजिए परागण की प्रक्रिया होती है, तो जल परागण को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। अगर जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण का स्थानांतरण होता है, यानी कि परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है जल के माध्यम से, तो यहां पे चूंकि माध्यम जल है तो जल के माध्यम से जो परागण होगा उसको हम जल परागण बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? जल परागण को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिली।
हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो जल परागण को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक माध्यम हो सकता है कीट। कीटों के माध्यम से अगर मान लीजिए परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम हिंदी में कीट परागण बोलेंगे, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? कीट परागण को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। तो कीट परागण को हमने क्या बोल दिया? एंटोमोफिली बोल दिया। तो कीटों के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वायु परागण को हम एनिमोफिली बोलते हैं, कीट परागण को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पक्षी परागण। तो पक्षियों के द्वारा अगर मान लीजिए परागण की प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं पक्षी परागण। किसी भी पक्षी के माध्यम से पॉलन ग्रैंड या परागकण अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं और परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं पक्षी परागण। और पक्षी परागण को हम क्या बोलते हैं? आर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? पक्षी के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं आर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? आर्निथोफिली। तो पक्षी के द्वारा अगर परागण होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आर्निथोफिली। ठीक है, तो पक्षी अगर माध्यम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्निथोफिली बोलेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं पक्षी के माध्यम से मोस्टली किनमें जो है परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो सेमल का प्लांट हो गया, इसके अलावा जो बबूल का प्लांट होता है जिसको आप लोग एकेसिया का प्लांट बोलते हैं, फिर बिग्नोनिया का प्लांट हो गया, इन सबके अंदर जो है पक्षी के द्वारा परागण होता है, जिस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? आर्निथोफिली बोलते हैं। तो पक्षियों के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्निथोफिली बोलते हैं। कीटों के द्वारा परागण होगा तो उसे हम एंटोमोफिली बोलेंगे। कीट परागण के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सबसे पहला साल्विया। साल्विया में कीट परागण होता है। ये क्वेश्चन यहां से अक्सर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि वेलिसनेरिया में क्या होता है? वेलिसनेरिया में जल परागण होता है। तो जल परागण का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वेलिसनेरिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? हाइड्रिला हो गया। तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया ये दोनों जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जल परागण तो उनके मध्य ही होगा जिनमें जो पौधे जल में होते हैं। तो जल परागण का एग्जाम्पल आपको याद रखना है वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। ये हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल है, मतलब इनमें जल के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वायु परागण के एग्जाम्पल आपने देख लिया। कीट परागण के एग्जाम्पल आपको याद रखना है साल्विया। सबसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आया है आपके पिछले साल में। तो साल्विया में होने वाला जो कीट परागण है वो क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर पीपल का प्लांट हो गया, ठीक है, इसके अलावा बरगद का प्लांट हो गया, अंजीर का प्लांट हो गया। इन सबके अंदर आपको कीट परागण दिखाई देता है। तो कीटों के द्वारा अगर परागण होगा तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। फिर इसके बाद आपको एक और याद रखना है चिरेप्टेरोफिली। चिरेप्टेरोफिली का मतलब क्या है कि अगर चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा? अगर चमगादड़ मान लीजिए अगर माध्यम है तो चमगादड़ के माध्यम से अगर पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं चिरेप्टेरोफिली परागण। ठीक है, चिरेप्टेरोफिली मतलब चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण होता है। चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसके दो मोस्टली आपको एग्जाम्पल याद रखने। एक तो है कदम्ब का पेड़, ठीक है, कदम का पेड़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कचनार का प्लांट। कचनार और कदम, यहां पे आपको याद रखना है दोनों वर्ड जो है का से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कदम और कचनार ये दोनों जो हैं चिरेप्टेरोफिली परागण, यानी कि इनके दोनों के अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो कदम और कचनार दोनों आपको याद रखना है कि चिरेप्टेरोफिली परागण के एग्जाम्पल है, यानी कि इन दोनों पौधों में चमगादड़ के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो मैलेकोफिली होता है, ठीक है, मैलेकोफिली परागण आप लोग देखेंगे जो घोंघों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, घोंघा आप लोग देखे होंगे, नॉर्मली आपको बरसात के टाइम में दिखाई दे देगा। तो जो घोंघा होता है, ठीक है, तो घोंघों के द्वारा जो मान लीजिए परागण होता है, घोंघों के द्वारा जो परागण होता है, घोंघों के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या बोलते हैं? मैलेकोफिली परागण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है? आर्किड। आर्किड का जो प्लांट होता है उसमें आप देखेंगे घोंघों के द्वारा जो है परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अगर घोंघों के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसको हम बोलते हैं मैलेकोफिली। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जो गुलमोहर का प्लांट होता है, गुलमोहर के प्लांट में गिलहरी के द्वारा पर परागण होता है। किसके माध्यम से? गिलहरी के माध्यम से पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो मैलेकोफिली हो गए और मिरमेकोफिली। ठीक है,
मिर्मिकोफिली। तो मिर्मिकोफिली का मतलब क्या है? मिर्मिकोफिली का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए चींटियों के द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा? अगर चींटियों के द्वारा परागण होता है, ठीक है, चींटियों के द्वारा परागण होता है, तो चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं मिर्मिकोफिली। क्या बोलते हैं? मिर्मिकोफिली बोलते हैं। चींटियों के द्वारा परागण को हम क्या बोलते हैं? मिर्मिकोफिली बोलते हैं। और चींटियों के द्वारा परागण किस प्लांट में पाया जाता है? तो सबसे बड़ी एग्जांपल आपको याद रखना है आम यानी कि मैंगो के प्लांट में। मैंगीफेरा इंडिका जो प्लांट है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चींटियां देखने को मिलेगी आपको। रेड कलर की चींटियां आप लोगों को अक्सर दिखाई देती है आम के प्लांट में, ठीक है। तो उन रेड कलर की जो चींटियां होती है, तो चींटियों के माध्यम से ही बेसिकली जो है आम के प्लांट में पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चींटियों के द्वारा अगर पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं मिर्मिकोफिली। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पर परागण के प्रकार के, जिनको आपको तैयार कर लेना है। आपको नाम भी इनकी याद रखना है कि अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो इसको हम बोलते क्या है? पक्षी के द्वारा परागण होता है तो उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। कीट के द्वारा परागण होता है तो एंटोमोफिली बोलते हैं। घोंघों के द्वारा अगर परागण होता है तो मिलेकोफिली बोलते हैं। चींटियों के द्वारा अगर परागण होगा तो मिर्मिकोफिली बोलते हैं। पानी के द्वारा अगर परागण होगा तो उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और इनके भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि किन किन प्लांट के अंदर कौन कौन सा परागण होता है। यहां से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कई बार एग्जाम में। चलिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्वपरागण से कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है। तो स्वपरागण से अगर हम लाभों की बात करते हैं तो सबसे पहला लाभ क्या है स्वपरागण का? स्वपरागण का लाभ यह है कि इसमें कम पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा में पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला तो आपको लाभ यही हो गया कि स्वपरागण की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें हमको कम पराग कण में ही परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, ज्यादा पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये फायदा ही हुआ एक प्रकार से। तो पराग कणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता जो है नहीं होती है, मतलब कम पराग कणों की आवश्यकता होती है स्वपरागण की प्रक्रिया में। ये एक लाभ हो गया। फिर दूसरा लाभ क्या है कि स्वपरागण की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से, यानी बहुत ही सरल और बहुत ही सुलभ तरीके से होती है। किसी भी प्रकार से स्वपरागण की प्रक्रिया में कठिनाई नहीं जाती है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया एकदम से सरल व सहज प्रकार की व सुलभ प्रकार की परागण होती है। तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है एकदम से सरल तरीके से होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट लाभ क्या है कि स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं ये एकदम से शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पेरेंट्स होंगे, जनक होंगे, उन जनकों के समान ही जो पूरे के पूरे इसके बीज बनेंगे वो जनकों के समान ही लगभग मिलते जुलते रहेंगे। यानी आप देखेंगे कि इनमें विकास की ज्यादा संभावना नहीं होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो बीज बनते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट लाभ या एडवांटेज क्या है कि पुष्पों को रंग, साथ ही साथ सुगंध व मकरंद स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आप लोग देखेंगे पर परागण की प्रक्रिया में एक हानि होती है, मतलब यह है कि पर परागण की प्रक्रिया के लिए पौधे का जो पुष्प होता है उसको आकर्षक होना जरूरी है, सुगंध युक्त होना जरूरी है और मकरंद स्राव करना जरूरी है, ताकि कीट इनकी ओर आकर्षित हो सके और पर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। लेकिन स्वपरागण की प्रक्रिया का लाभ यह है कि अगर पौधा सुगंधित नहीं भी है, पौधा आकर्षक नहीं भी है, अगर पौधे के अंदर जो पुष्प है वो मकरंद का स्राव नहीं कर रहे हैं, तब पर भी स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये एक प्रकार से लाभ ही है कि बिना किसी समस्या के आसानी से स्वपरागण की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया में पुष्पों को ना ही आकर्षक होना जरूरी है, ना ही सुगंध युक्त होना जरूरी है और ना ही मकरंद का स्राव करना जरूरी है। तो ये स्वपरागण से 4 इंपॉर्टेंट लाभ या एडवांटेज हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि स्वपरागण से हानियां कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली हानि तो हमने आपको पहले ही बताया कि स्वपरागण की प्रक्रिया के माध्यम से विकास की संभावना कम होती है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें विकास की संभावना कम होती है, पहली चीज तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि स्वपरागण से जो बने बीज होते हैं उनमें बीजों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर स्वपरागण के माध्यम से बीज या सीड का फॉर्मेशन होता है तो बीज की संख्या भी कम होती है। इसके अलावा स्वपरागण से बने बीज हल्के होते हैं, ठीक है, ये भारी नहीं होते हैं और साथ ही साथ साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो स्वपरागण से अगर कोई बीज का निर्माण हो रहा है स्वपरागण की प्रक्रिया के माध्यम से, तो बीज संख्या में कम होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो है आकार में छोटे होते हैं। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, हल्के होते हैं और साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हानि क्या है कि परागण के बाद, ठीक है,
परागण के बाद जो उत्पन्न पौधे होते हैं उन पौधों में अच्छे व स्वस्थ पौधे के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। स्वपरागण की एक हानि यह है कि अगर स्वपरागण के माध्यम से कोई पौधा बना है तो उन पौधे में अच्छे गुणों का और बेकार गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। या तो मान लीजिए अच्छे अच्छे गुणों वाले का आपस में परागण हुआ होगा तो अच्छे पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, या तो दुर्बल बीजों का आपस में मान लीजिए संयोग हुआ होगा तो दुर्बल पौधे उत्पन्न होंगे। यानी यहां पे आप देखेंगे कि अच्छे और बेकार गुणों का सम्मिश्रण बिल्कुल भी नहीं होता है, या तो अच्छे अच्छे गुण वाले पौधे बनेंगे या तो बेकार गुण वाले पौधे बनेंगे। दोनों दो अलग अलग प्रकार के गुणों का सम्मिश्रण जो है यहां पे नहीं हो पाता है, तो ये एक प्रकार की क्या है, हानि ही होती है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है इससे जो बीज बनते हैं वो बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। ठीक है, स्वपरागण से हानि क्या है कि इससे जो पौधे बनते हैं और पौधे से जो बीज बनते हैं वो बीज जो है एकदम से शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, जिस कारण से विकास की संभावना कम होती है। ठीक है, जिस कारण से आप लोग देखेंगे विकास की संभावना क्या होती है, विकास की संभावना कम होती है। तो विकास की संभावना क्या होती है, कम होती है। ये एक प्रकार की क्या है, हानि है कि विकास की संभावना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती है, विकास की संभावना नहीं होती है। तो एकदम से पौधे से जो बीज बनेंगे, स्वपरागण के माध्यम से जो बीज बनेंगे वो एकदम से शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, और जब वो शुद्ध नस्ल वाले होंगे तो कुछ भी नए गुण जो है विकसित नहीं होंगे, यानी कि यहां पे विकास की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये एक हानि है कि इसमें विकास नहीं होता है बिल्कुल भी। फिर इस परागण से आप देखेंगे जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ठीक है, वह अस्वस्थ होते हैं। स्वपरागण से बने जो पौधे होते हैं वो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, साथ ही साथ पौधे जो है पूरी तरह से स्वस्थ जो है नहीं होते हैं। तो ये स्वपरागण से कुछ हानियां हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों को देखना है पर परागण से कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, तो पर परागण से पहला इंपॉर्टेंट लाभ क्या है कि पर परागण से नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर परागण के माध्यम से नई जातियों की उत्पत्ति होती है, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे एडवांटेज क्या है कि पर परागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, बीज पूरे के पूरे सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं, साथ ही साथ कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जबकि आपने स्वपरागण में क्या देखा था कि बीज जो बनते हैं कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, लेकिन पर परागण के माध्यम से उत्पन्न जो बीज होते हैं ये कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, सुंदर होते हैं, साथ ही साथ स्वस्थ होते हैं। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है। फिर इनमें आप देखेंगे कि बीजों की संख्या जो है अधिक होती है, यानी कि अधिक संख्या में बीज बनते हैं। बीज हमेशा आपको याद रखना कि अगर पर परागण की प्रक्रिया होती है तो उसमें बीज हमेशा अधिक मात्रा में बनते हैं। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बालियां व फल जो है अधिक मात्रा में बनते हैं। अब ये बताइए जब बीज अधिक मात्रा में बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि फल भी अधिक मात्रा में बनेंगे। तो पर परागण की प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि फल का निर्माण भी अधिक मात्रा में होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि पर परागण की प्रक्रिया अगर होगी तो उसमें विकास की ज्यादा संभावना होती है, तो इनमें अनुकूलन की और विकास की संभावना जो होती है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है, यानी कि विकास की संभावना ज्यादा होती है। तो ये पर परागण से लाभ हो गए जिनको आपको याद रखना है। अब हानि आपको पता है, हानि क्या क्या हो सकती है, हमने आपको पहले ही बताया है। हानि यह है कि अगर मान लीजिए पौधा आकर्षक नहीं है, पौधा अगर सुगंध युक्त नहीं है, पौधे में अगर मकरंद का स्राव नहीं हो रहा है पुष्प में, तो किसी भी प्रकार से पर परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पुष्प आकर्षक होगा, सुंदर होगा, मकरंद युक्त होगा, तभी तो कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे, और जब कीट आकर्षित होंगे तभी तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन पौधा आकर्षक ही नहीं है, ठीक है, पौधा अगर सुंदर ही नहीं है, पौधा अगर मकरंद युक्त ही नहीं है, तो कीट इनकी ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ज्यादा आकर्षक है तो उसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, ज्यादा सुंदर अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी ओर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कीट भी उन्हीं पौधे के पुष्पों के मध्य आकर्षित होंगे जो कि सुंदर होंगे, जो कि सुगंध युक्त होंगे, ठीक है। तो अगर पुष्प आकर्षक व सुगंध युक्त नहीं है, वह मकरंद युक्त नहीं है, तो उनमें पर परागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ये एक प्रकार की हानि है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए उनमें आप देखेंगे कि कई प्रकार के मकरंद युक्त जो है, मकरंद युक्त, सुगंध युक्त हुआ, आपको देखेंगे कि रंग बिरंगे बनाने पड़ते हैं, कलर अपने आप में, यानी कई सारे उपाय करने पड़ते हैं। किसी भी फ्लावर को पर परागण की प्रक्रिया अगर संपन्न करनी है तो उसको अपने अंदर कई सारे गुण जो है विकसित करने पड़ते हैं। पहला गुण तो यही है
कि वो पुष्प अपने आप को सुंदर बनाए। इसके बाद पुष्प कैसा हो, सुगंध युक्त हो। साथ ही साथ पुष्प के अंदर मकरंद का स्राव होना जरूरी है। यानी पुष्प को कई अलग अलग प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, जिसके कारण जो है कीट उनकी ओर आकर्षित हो और पर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो। तो ये एक प्रकार की हानि है। ठीक है, ये एक प्रकार की हानि है कि अगर पौधा सुंदर सुगंध युक्त नहीं है तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। पर परागण के लिए आप लोग देखेंगे कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए माध्यम नहीं है, अगर मान लीजिए वायु माध्यम नहीं है, जल माध्यम नहीं है, कोई भी पक्षी अगर माध्यम नहीं है, तो अगर माध्यम हमारे पास उपस्थित नहीं है तो पर परागण की प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकती है। तो अर्थात ये भी एक प्रकार की हानि है। क्यों हानि है? क्योंकि भैया अगर माध्यम नहीं है तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो सकती है। स्वपरागण तो आसानी से हो जाएगा अगर माध्यम नहीं होगा फिर भी, लेकिन पर परागण की प्रक्रिया के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो माध्यम का होना आवश्यक है, इसलिए ये एक प्रकार की हानि है कि अगर माध्यम नहीं होगा तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखेंगे कि अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। ये भी एक प्रकार की हानि है कि पर परागण की प्रक्रिया अगर संपन्न हो रही है तो ज्यादा मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है। तो अगर कम परागकण हैं तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो यह भी एक प्रकार की क्या है, हानि है। फिर एक आप लोग देखेंगे कि इस परागण से पौधों की जो शुद्धता होती है, शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। जैसे आप लोग देखे थे कि स्वपरागण से बने जो बीज होते थे वो शुद्ध नस्ल वाले होते थे, यानी एकदम से अपने पेरेंट्स के समान होते थे, जनक के समान मिलते जुलते होते थे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें पूर्णतः जो है जो बीज बनते हैं वो नए किस्म के बनते हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो बीजों में अनुकूलन आ जाता है, बीजों में एक प्रकार से नए गुण विकसित हो जाते हैं। तो यहां पे जो उनका मूलभूत लक्षण होता है वो खो देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि पौधे की जो शुद्धता होती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार से डिसएडवांटेज है, यानी कि एक प्रकार से हानि है। तो पर परागण से कौन कौन सी हानि होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्वपरागण व पर परागण के मध्य क्या क्या डिफरेंस यानी कि क्या क्या अंतर हो सकते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हमने क्या बताया कि पर परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से माध्यम होते हैं पर परागण के लिए, और किन किन पौधों के अंदर कौन कौन सा परागण देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से पौधे में कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, ये आपको जरूर तैयार कर लेना है पूरा का पूरा चार्ट, क्योंकि यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो पर परागण व स्वपरागण होते हैं इससे कौन कौन से लाभ व हानियां होती है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगर लाभ हानि आपसे बनती है तो आप लोग अंतर काफी आसानी से बता सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने 3 चीजें कवर की है। सबसे पहले हमने स्वपरागण व पर परागण के मध्य अंतर देखा, फिर हमने पर परागण के प्रकार देखे, और फिर हमने स्वपरागण व पर परागण से लाभ व हानियां देखी। तो ये हमारा पार्ट 2 था परागण का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको क्या क्या चीजें कवर कराई थी। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था स्वपरागण व पर परागण होते क्या हैं, परागण क्या होता है, स्वपरागण के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और स्वपरागण व पर परागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको कराई थी पहली वीडियो में। तो परागण का ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमने आपको डिफरेंस करा दिया और लाभ हानि को करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, और आप लोगों को अगर कहीं पे डाउट रह जाता है या कि कुछ आप लोगों का माइंड में कुछ क्वेश्चन रहता है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग साझा कर सकते हैं। उसका आंसर हम जरूर अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।